Hello and welcome once again on my YouTube channel Dr. MKG ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की ये मुहिम जो है जून के महीने से शुरू हुई थी। अब हम जुलाई के महीने में आ गए हैं। लगभग एक महीने का सफ़र हमने तय किया है। इस बीच आपके लगभग 10,000 से ऊपर व्यूज़ मिले और मोर देन 100 आवर्स का वॉच टाइम मिला। ये संतोषजनक है, लेकिन जिस ट्रांसफॉर्मेशन की आशा हम आप सब के लिए कर रहे हैं, ये नंबर्स थोड़े बढ़ने चाहिए। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के अपने सेल बायोलॉजी के एक छूटे हुए भटके हुए साथी के बारे में। इन साथी के बारे में कहते हैं कि ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। मुझे अगर ये चूज करने की आज़ादी दी जाए कि आपके अनुसार कोई एक सेल ऑर्गेनेल्स जो प्लांट में है जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, तो मेरा तो भाई बिल्कुल ऑप्शन रहेगा कि मैं प्लास्टिड को चुनूं। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ प्लांट के सेल में पाए जाते हैं। नाम है इनका प्लास्टिड्स। तो हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि प्लांट के सेल में पाए जाते हैं और एक बेहद इम्पॉर्टेंट ग्रीक के वर्ड से इनका डेवलपमेंट हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिकॉस। सॉरी, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिकॉस। इसी प्लास्टिकॉस का डेवलपमेंट प्लास्टिड के रूप में हम लोग देखते हैं। इस प्लास्टिकॉस का मतलब होता है फॉर्म्ड, बनाया गया, या माउल्डेड, ढाला गया। मतलब नेचर ने, प्रकृति ने, साइंस ने प्लांट के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सॉरी एक बेहद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स ढाला है, बनाया है, जिससे पूरे पृथ्वी पर के सारे जीवों का भोजन बन रहा है। मेरे ख्याल से दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई लंगर जहां खाने पीने की व्यवस्था जीवों की गई है, वो इन्हीं के द्वारा की गई है। वैसे तो कहा जाता है कि प्लास्टिड शब्द हीकल साहब ने सबसे पहले प्रयोग किया था। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग हीकल साहब ने सबसे पहले किया था, लेकिन एक साइंटिस्ट हैं, इनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है सिम्पसन को। लेकिन ये कंफ्यूजन में 9वीं क्लास के बच्चे को नहीं उलझना है। आप सिर्फ ये समझेंगे कि प्लास्टिक कॉस से ये प्लास्टिड आया है और जिसका मतलब होता है बनाया गया या ढाला हुआ। और इस प्लास्टिड को अगर हम उसके वर्णों के आधार पे, वर्णक के आधार पे, पिगमेंट के आधार पे क्लासिफाई करें, तो 3 तरीके का प्लास्टिड हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब ये जो प्लास्टिड है, इसको बेसिकली हम लोग 3 टाइप से पढ़ सकते हैं, 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। सबसे प्लास्टिड जो सबसे मेन और सबसे खास है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भाई प्लास्टिड एक नया कहाँ से आ गया। ये क्लोरोप्लास्ट उसी फैमिली का है। क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि नामी एक क्लोरो यानी कि ग्रीन कलर का कोई पिगमेंट है, और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से क्लोरोफिल ए और बी की प्रधानता की वजह से प्लांट जो है अपना बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट अभी पढ़ेंगे और अभी समझेंगे। प्लास्टिड का जो दूसरा फैमिली मेंबर है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरो हो गया ग्रीन रंग के लिए, तो क्रोमो हो गया रंगीन के लिए। कोई भी रंग हरा छोड़ के, चाहे वो लाल हो, पीला हो, भूरा हो, नीला हो, गुलाब का फूल हो, गाजर का रंग हो, टमाटर का रंग हो, इन सब में रंग भरने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। कलर्ड पिगमेंट कह सकते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन छोड़ के बाकी पिगमेंट होंगे, तो ये जो होगा वो कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट, एक्सेप्ट ग्रीन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो प्लास्टिड का है, वो है बेचारा बिना रंग का। मतलब
एक तरीके से कलरलेस है और इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिड को हम तीन मेन ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। ग्रीन कलर का पिगमेंट हो यानी क्लोरोफिल की प्रधानता हो तो ये कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट, नाम की वजह से, वर्ण की वजह से। और अगर रंगीन हो, उसमें जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, उसमें इरिथ्रीन हो सकता है, फाइकोसाइनिन हो सकता है, ऐसे पिगमेंट्स के साथ हो, मतलब कैरोटेनॉइड पिगमेंट की अगर प्रधानता ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ये रंग भरने वाले हैं, कलर भरते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सभी प्लांट के पार्ट्स में। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, लेकिन भले ये कलरलेस हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम ये परफॉर्म करता है। जैसे जैसे इनको काम दिया गया है कि आप भाई स्टोर करिएगा, स्टोरेज और सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं। चाहे स्टार्च के रूप में हो, चाहे प्रोटीन के रूप में हो, चाहे लिपिड के रूप में हो, ऑयल के रूप में हो, स्टोरेज का काम ये भाई साहब करते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं तो ये एक यूनिक नाम से जाने जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अब आलू हो गया, शकरकंद हो गया, कार्ब्स वाली जो चीज़ें जो स्टोर्ड हैं, जो आप खा रहे हैं, अमाइलोप्लास्ट ये ग्रुप में जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर ये प्रोटीन का स्टोरेज कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, दाल वाल खाते हैं, दाल के शीट में सब प्रोटीन है, सब एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में है। और अगर ये फैट या ऑयल, अगर हम कोई ऑयल वाला प्लांट्स अगर ले रहे हैं तो उसके स्टोरेज में रोल प्ले करेगा, तो इसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट को आप फर्दर तीन ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा हो जैसे आलू, शकरकंद वगैरह, तो वहां पे एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन का स्टोरेज हो रहा होगा तो वो कहलाएगा एल्यूरोप्लास्ट। और फैट और लिपिड के केस में ये कहलाएगा इलियोप्लास्ट। मतलब आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिड में मैंने जिसके बारे में सबसे कम बताया वो अब सबसे ज़्यादा जानना है। ये दोनों भाइयों को तो आप जान ही गए कि कलर्ड पिगमेंट हैं और बिना कलर के पिगमेंट हैं, लेकिन खास जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब नाम ही है क्लोरो तो भैया ग्रीन कलर तो लेके ही आ गए हैं ये। और ये हरियाली, बोर्ड भी वैसा ही, महीना भी सावन का, और ये क्लोरोप्लास्ट, तीनों का बड़ा अच्छा कॉम्बो बना है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, कोशिका का भाई ये रसोई घर है, किचन ऑफ द सेल है। ये पूरे के पूरे कोशिका में खाना बनाने वाला काम इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, जो कि हमारे लीफ के एक विशेष प्रकार के सेल जिसे हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, उसी मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। लीव्स के हमारे जो पत्ते होते हैं हरे होते हैं ना क्लोरोफिल की वजह से, तो उन्हीं पत्तों के लेयर में मेजोफिल सेल्स पाया जाता है। वहीं पे ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं एबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं और ये किचन ऑफ द सेल हैं, मतलब कि खाना बनाने का सारा काम इन्हीं को दिया जाता है। दो तीन और इनकी खासियत है, उसमें से एक ये है कि इनके पास जो है वो कलर्ड पिगमेंट के रूप में, पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कलर्ड पिगमेंट के रूप में इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की प्रधानता ज़्यादा होती है। क्लोरोफिल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लीफ का कलर ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बाद में समझ में आया, कह रहे ये सब तो भाई भाई हैं, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लियर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट और क्या क्या इंट्रोडक्टरी पॉइंट अपने में समाये हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा था तो बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से घिरी हुई है। न्यूक्लियस पढ़ाया था तो बताया था कि न्यूक्लियस भी दो झिल्ली से घिरी हुई है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में उतना ही वीआईपी है और ये भी दो झिल्लियों से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग इसे हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल।
डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और नाम से जैसा क्लोरोप्लास्ट के बारे में शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स जो देखने को मिल रहे हैं, उन सेल्स के प्लांट वाले हिस्से में इनका जो है अबंडेंस होता है। प्लांट में, अलगी में देखने को ये मिलेंगे। कुछ यूग्लिना भी जो है कनेक्टिंग लिंक है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। ये बात मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान भी दोहराई थी आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि एक सेल के अंदर अपना डीएनए है, अपना पैटर्न है राइबोसोम का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इतने स्पेशल हैं कि ये लोग अपना राइबोसोम और अपना डीएनए लेके खुद घूमते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके पास अपना खुद का क्या है भाई, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, हर जीव में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक्स में। तो ये जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है इसीलिए है क्योंकि इसके पास 70S का राइबोसोम है, ठीक वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, और इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जानना ये चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। मतलब सारा का सारा कंसेप्ट इस क्लोरोप्लास्ट के एक छोटे से स्ट्रक्चर में समाया हुआ है। आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट को, एक जनरल ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि ये कैसा दिख सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो झिल्लियों से घिरी हुई स्ट्रक्चर है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की दो झिल्लियां हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, झिल्लियों के सीधाई और आकार पे नहीं जाना है। बाहर की झिल्ली है, जैसा कि मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन में बाहर की झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन कहला रही थी, यहाँ भी आउटर मेम्ब्रेन ही कहलाएगी। इनर मेम्ब्रेन, चलिए भैया ये भी इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी, इसमें कोई विशेष पॉइंट नहीं है। दो मेम्ब्रेन के बीच का खाली जगह वहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता था, ये प्लास्टिड का है तो इसको हम कह सकते हैं पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ये भी कोई खास बात नहीं है, ये सब तो बच्चा वाला पॉइंट है भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मेन बात समझना है कि जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो लोगों की खासियत होती है। कौन कौन है भाई, तो थोड़ा समझ लिया जाए। एक है ग्रेना और दूसरा है एस्ट्रोमा। ग्रेना और एस्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में समझने की सिर्फ यही दो चीज है, बाकी किचन और वॉशरूम से मतलब नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में दो मेजर स्ट्रक्चर हैं जिनका नाम है ग्रेना और एस्ट्रोमा। पूरा का पूरा खेल फोटोसिंथेसिस के दौरान यही करते हैं। अब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का भोजन बन रहा है, ऑटोट्रॉप्स बना रहे हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, तो ये क्या ऐसी अद्भुत शक्ति लेके आते हैं कि ये फूड बना लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना कीजिए कि क्लोरोप्लास्ट हमारे बॉडी में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह उठते आराम से, धूप निकलती, धूप में खड़े हो जाते और अपने पास क्लोरोप्लास्ट था तो बस सनलाइट लेने की ज़रूरत थी और लाइट और डार्क रिएक्शन कुछ होते और फूड ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार हो जाता। यानी ये जो ग्रेना और स्ट्रोमा है ये ऐसे ही रिएक्शन में भाग लेते हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आता है। अब बच्चे सवाल सुन के भाग लेते हैं। ग्रेना और स्ट्रोमा क्या करते हैं, आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का, इसके पास एक सिक्के की ढेर जैसा, कॉइन के ढेर जैसा, स्टैक जैसा ढेर सारा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का बना होता है। पूरे को हम कह सकते हैं ग्रेना, पूरे को कह सकते हैं ग्रेना और एक को हम कहेंगे ग्रेनम। ग्रेनम और ग्रेना में क्या अंतर है भैया, सिंगुलर प्लुरल का अंतर है। ये जो स्टैक दिख रहा है, सिक्के के ढेर जैसा दिख रहा है,
ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का है और इसी को हम कर रहे हैं ग्रेनम, एक को टोटल को कर रहे हैं, पूरे को कर रहे हैं, स्टैक को कर रहे हैं ग्रेना। तो ऐसे ढेर सारा सिक्के जैसा स्टैक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का बना हुआ इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे दिखाई देता है। ये भी स्टैक है वही ग्रेना वाला, इस तरीके का ढेर सारा स्टैक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे दिखाई देता है। और इन स्टैक के बीच में एक अल्टीमेट कनेक्शन डेवलप हो जाता है, और जिसके माध्यम से ये कनेक्शन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली। मतलब ये पूरा हो गया स्टैक ग्रेना, और ये जो दिख रहा है जो इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है इसको हमने कहा स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली क्या है? तो दो ग्रेना को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए क्या है कि ये ग्रेना के चारों तरफ ये ऐसे ढेर सारे लिक्विड या जेल भरे होते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं, अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, और इसी पॉइंट्स को, ये जितने डॉटेड दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बाबू स्ट्रोमा। मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो लोगों की विशेषता है, प्रधानता है। एक है ये सिक्के के ढेर जैसा ग्रेना, और इसके चारों तरफ जेल या लिक्विड से समाया हुआ स्ट्रोमा। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उस स्थिति में ये जो ग्रेना है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में भाग लेता है। मतलब ये लाइट रिएक्शन, जब सनलाइट पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर पड़ता है तो उस समय ये ग्रेना वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा बड़े क्लासेस में आप जाओगे तो देखोगे कि किस प्रकार से लाइट जब आएगा और एक्साइटेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो स्प्लिट करने शुरू कर देते हैं, वाटर टूटना शुरू करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और उस पूरे प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है बाबू वो मुक्त होता है। पौधे जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं वो इसी प्रोसेस के जरिए दे रहे हैं। मतलब ग्रेना में लाइट रिएक्शन का रोल है और इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ग्रेना जो है उसमें लाइट रिएक्शन का कनेक्शन है और इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। कैसे? तो भैया वो जो लाइट आएगा, फोटोलाइसिस होगा वाटर का, और वाटर फोटोलाइसिस करेगा तो उसमें ऑक्सीजन जो है मुक्त हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है इस लाइट रिएक्शन में ग्रेना के अंदर। और स्ट्रोमा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क रिएक्शन के लिए। अब कई बच्चे पूछते हैं कि लाइट रिएक्शन सूरज के लाइट में होता है तो डार्क रिएक्शन क्या अंधेरे में होता है? तो नहीं, जब लाइट नहीं रहेगा तब डार्क रिएक्शन शुरू होता है, इसका अंधेरे से कनेक्शन नहीं है। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने होते हैं अब उनको आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है इसमें। अब यहाँ O2 लग गया है ना, तो इसका उल्टा वाला जो होगा सबसे फेमस CO2 का फिक्सेशन होता है। तो आपसे दो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ग्रेना में। क्या इवॉल्व होता है? तो O2 इवॉल्व होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो स्ट्रोमा में, और यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। मतलब लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने रहते हैं, अब ये क्या प्रोडक्ट है NADPH के वगैरह में मत पढ़िए, कंफ्यूज कर जाएंगे। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने रहते हैं वो यूज किए जाते हैं, और इस CO2 के फिक्सेशन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा काम फोटोसिंथेसिस के जरिए पृथ्वी पे पेड़ पौधों के द्वारा संपन्न किया जाता है। और हम सभी के सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो भाई वहाँ से बना बनाया मिलता है तो खा लो भाई। इधर पीछे आपको मैंने बताया था कि एमाइलोप्लास्ट भी हो सकता है, एलियोप्लास्ट भी हो सकता है, एल्यूरोप्लास्ट भी हो सकता है। देख ही रहे हैं, इसी प्लास्टिड परिवार का मेंबर है क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोप्लास्ट जो एक तरीके से कलरेशन, पिगमेंटेशन करता है। जैसे गुलाब का कलर आप देखते हैं, फ्लावर्स का कलर देखते हैं, उसमें कलर्स कहाँ से आता है? कोई रंग तो मिलाता नहीं होगा, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। और जो स्टोर करते हैं प्लांट, स्टार्च मटेरियल करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, और ऑयल, लिपिड, बहुत सारे सीड वगैरह से ऑयल निकलता है, तो वो सब चीज़ों इस रूप में ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा डेवलप किया जाता है।
तो आज के क्लास में 9वीं के हमारे प्यारे बच्चे ये समझें कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक बेहद बेहद वाइटल सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है और काम करता है फोटोसिंथेसिस का अपने इस पिगमेंट के दम पे और अपने इस लाइट और डार्क रिएक्शन के दम पे। क्योंकि स्ट्रोमा के बारे में मैंने कहा कि वो जेल जैसा सब्सटेंस में बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। क्या क्या मिल रही थी भाई? तो आइए देखते, ये वाला, ये पूरा स्ट्रोमा में देखिएगा। यहाँ पे मैंने कहा था सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स है, यानी इसका अपना खुद का बाबू 70S का राइबोसोम पाया जाता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। अपवाद है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे 70S का राइबोसोम पाया जाता है। और साथ ही साथ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए वगैरह का डेवलपमेंट भी इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो आप समझ रहे होंगे कि क्लोरोप्लास्ट कितना वाइटल सेल ऑर्गेनल्स है। किचन ऑफ द सेल है, सेमी ऑटोनोमस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है और ग्रेना और स्ट्रोमा जैसे विचित्र चीजों से भरा हुआ है। जहां ग्रेना लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ओवरऑल ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे पूरे पृथ्वी पर जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया के सारे जीवों के लिए खाना बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लंगर इसी के द्वारा होता है। उम्मीद करते हैं क्लोरोप्लास्ट का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियोस में क्लास 9th के और छोटकू छोटकू सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि के बारे में बात की जाएगी। तब तक चैनल के साथ बने रहिए एंड एज यूजुअली लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।